हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पीरियड से रिगार्डिंग एमसीक्यू को। और हम कर रहे थे एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज को पढ़ रहे थे। इसमें हमने 21 चैप्टर नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, यानी इसमें एनसीईआरटी मेडेवल को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको गेन होगा कि आपने कुछ रिटेन किया है। तो ये सारी चीज़ों की ये सारी चीज़ें का फ़ायदा होगा आपको एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज लगाने से। आपको पता है एनसीईआरटी जो बुक है वो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और मतलब पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसमें हमने पढ़ना है पहला क्वेश्चन, which statement is incorrect in the context of dual government in Bengal। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। It was established after the Battle of Plassey. It was abolished in 1772. In this system, Indian officials were allowed to function as before and under the control of British governor. It was formulated with the motive to carry on their profitable trade and to collect taxes for the remission to England। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश होता बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि दो ट्रीटी होती, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल एम्पर के साथ। इसके साथ ही हमने देखा था कि जो ट्रीटी, ये जो बंगाल का जो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो कब होता है? 23 जून को हुआ था 1757 को। ये किसके किसके बीच में हुआ था? जो बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत लीड कर रही थी, और इसमें हार हो जाती है किसकी? सिराजुद्दौला को, और मार दिया जाता है। क्योंकि इसमें जो इसके जो मेन जो सिराजुद्दौला के जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि मीर जाफर, मानिक चंद, और जो भी बैंकर्स थे, मानिक चंद, ये सब जो थे वो किससे मिल गए थे? वो मिल गए थे ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ ये एक सीक्रेट ये किया था, षड्यंत्र किया था कि अगर वो साथ नहीं देता है सिराजुद्दौला का तो उसको नेक्स्ट नवाब बनाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती। और पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हुआ। इट वॉज एबोलिश्ड इन 1772। बिल्कुल सही बात है कि इसको अबोलिश कर दिया जाता है 1772 ईस्वी में। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है कि इंडियन ऑफिसर्स को क्या किया जाता है? फंक्शन अलाउ किया जाता है एज ए फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन करते हैं किसके अंतर्गत? ब्रिटिश गवर्नर के कंट्रोल के अंतर्गत। मतलब डी फैक्टो और डी फैक्टो जो रूलर होते हैं, मतलब मेन जो रूलिंग सिस्टम होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? ब्रिटिश गवर्नर के। इट वॉज फॉर्मुलेटेड विद द मोटिव टू कैरी ऑन देयर प्रॉफिटेबल ट्रेड। यस, उनका मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैरी करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, ठीक है, फॉर रिमिशन टू इंग्लैंड। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि डुअल गवर्नमेंट की जो सिस्टम होती है वो स्टार्ट होती है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इस सिस्टम के बाद क्या होता है कि दीवानी और निजामत सिस्टम लाया जाता है। और दीवानी सिस्टम में क्या होता है कि कंपनी को राइट तो दिया जाता है रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट टू रेज रेवेन्यू, और निजामत के द्वारा नवाब को ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि रेवेन्यू यानी पैसे कलेक्शन का जो राइट रहता है वो किसके पास रहता है? वो कंपनी के पास रहता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास रहता है? नवाब के पास रहता है। और डुअल सिस्टम जो है फाइनली अबोलिश कर दिया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश टेरिटरी वो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। इन 1775 a new system of judiciary was established in each district was to have two courts, criminal court, फौजदारी एंड सिविल कोर्ट को दीवानी कोर्ट कहते थे। थर्ड है अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 a new supreme court was established। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ब्रिटिश टेरिटरी जो था वो ब्रॉडली किस में डिवाइड होता था?
एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। तो ब्रॉडली वो किस में डिवाइड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड होते थे। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। 1775 में एक न्यू सिस्टम होता है, जुडिशरी का एस्टेब्लिश होता है, और ईच डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते हैं, जिसमें एक क्रिमिनल कोर्ट होता है जिसको फौजदारी अदालत कहते हैं, दूसरा सिविल कोर्ट कहते हैं जिसको दीवानी। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ईयर है वो रॉन्ग है। ये 1775 में नहीं होता है, एक्चुअली 1772 में होता है। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड देख लेते हैं। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि एक न्यू सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसमें, और उसके जो जज होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि 1772 में होता है स्टेब्लिश दीवानी और फौजदारी कोर्ट का एक मतलब ईच डिस्ट्रिक्ट में। और उसके साथ ही मौलवीज जो होते हैं वो किसको, जो भी कानून ये इंटरप्रिटेट करते हैं, जो मुस्लिम लॉज होते हैं, और हिंदू पंडित जो है इंटरप्रिटेट करते हैं किसको, जो हिंदू लॉज का होता है, मेनली इंडियन लॉज को मौलवी और हिंदू जो पंडित जो है वो इंटरप्रिटेट करते हैं। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि प्रिसाइड करता था। क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर द काजी और मुफ्ती। क्रिमिनल कोर्ट किसके अंतर्गत होता था, काजी और मुफ्ती, बट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ये कलेक्टर जो होता था उसके, जो कि आप सब बनने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। एज द दीवान द कंपनी डायरेक्टली कंट्रोल द पुलिस एंड जुडिशियल पावर। अंडर द पावर ऑफ निजामत कंपनी डायरेक्टली कलेक्टेड द रेवेन्यूज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो एक्चुअली यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इंटरचेंज्ड है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो हमारा है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन को। तो क्या होता है ड्यूअल सिस्टम के अंदर जो कंपनी जो है ऑथराइज की जाती है कलेक्ट करने के लिए किस चीज़ को, रेवेन्यू को, उसको बोलते हैं दीवानी राइट्स। ठीक है, तो एज द दीवान क्या करते हैं, कंपनी कलेक्ट करती है रेवेन्यू को, जबकि राइट टू नॉमिनेट द डिप्टी while the through the right to nominate the deputy सूबेदार was in position to control the निजामत, और निजामत सूबेदार को अपॉइंट किया जाता था और वो क्या करता था, निजामत को कंट्रोल करता था, यानी पुलिस और जुडिशियल पावर को। तो कंपनी को मिल गया था दीवानी राइट फ्रॉम द मुगल एम्परर और निजामत फ्रॉम द बंगाल का नवाब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश। इन अर्ली ईयर्स द ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड सूरत। In 1836 नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस वॉज फॉर्म्ड बाई द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि बंगाल, मद्रास और सूरत नहीं होता है। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे होता है। ठीक है, वो 3 प्रेसिडेंसी सूरत नहीं होता है। 1836 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो होता है फॉर्म्ड होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ब्रिटिश जो है वो स्टेब्लिश कर लेते हैं अपना पावर को 1836 में थ्रू मर्जिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द सीडेड एंड कनकर्ड प्रोविंसेस। तो जो भी हमने देखा था कि सिंध को भी वो किस में मिला लिए थे, नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंसेस थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ही उनको मिला लिए थे। पिछले क्लास में हमने देखा था ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी वो ब्रॉडली डिवाइडेड थी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। उनका नाम था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और सारे जो प्रेसिडेंसीज थे वो किसके अंतर्गत थे, वो गवर्नर के चार्ज में थे। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर कॉल्ड नवाब, वाई दे वर कॉल्ड सो। तो बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो कहलाते थे नवाब, उनको नवाब क्यों कहा जाता था ये हमें बताना है। दे प्लेड अ की रोल इन डिफीटिंग नवाब्स, दे वर अपॉइंटेड एज अ रेसिडेंट इन द कोर्ट ऑफ नवाब्स बोथ ए एंड बी, दे फॉलोड द स्टाइल ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडियन एरिस्टोक्रेसी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द नवाब। तो यहाँ पे
जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, क्योंकि वो मतलब फॉलो कर लेते हैं कौन से स्टाइल को, जो इंडियन एरिस्टोक्रेसी की जो लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल होते हैं, उसको वो लोग फॉलो कर लेते हैं। तो मेनी ब्रिटिश ऑफिसर जो होते हैं, जिनको नवाब कहते हैं, वो क्या कर लेते हैं, इंडियन एरिस्टोक्रेसी की लाइफ स्टाइल को फॉलो कर लेते हैं। और वैसे दो ब्रिटिश ऑफिसर्स हु थ्रो करप्शन अर्न ग्रेट फॉर्चून्स एंड अडॉप्टेड द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द इंडियन एरिस्टोक्रेसी, उनको मॉकिंगली कहा जाता था नवाब इन इंग्लैंड। मेनली जो नवाब था, वो इंग्लिश वर्जन हुआ करता था नवाब का, ठीक है। और वो सर्वेंट्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो बन जाते हैं काफ़ी रिच थ्रू प्राइवेट ट्रेड एंड अदर करप्ट प्रैक्टिसेस। जो द फॉलोइंग एक्ट मेक्स द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये हमें बताना है कि किसको, एक्चुअली यहाँ पर जो स्टेटमेंट, ये जो आंसर दिया हुआ है वो कोई भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो 1833 में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये होना चाहिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पहले बोलते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है 1773 का, वो क्या करता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देता है। और पहले जो गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल, वो कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ही हैं वो जो क्या करते हैं, ड्यूअल जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसको हटा देते हैं, जो स्टार्ट किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। दीवानी और फौजदारी सिस्टम जो रहते हैं, दीवानी और निजामत का जो रोड रहते हैं, और थ्रू दिस एक्ट जो गवर्नर जो होते हैं बंगाल और मद्रास और बॉम्बे का, वो सबऑर्डिनेट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। और ये 1773 में क्या होता है कि गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दे देते हैं, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट हो जाते हैं कौन, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सिटीज वर प्लेस्ड इन द चार्ज ऑफ कोतवाल्स, द डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू थाना, ईच ऑफ विच वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ दरोगा, द हेरिडेटरी विलेज पुलिसमैन बिकम चौकीदार। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो सिटीज जो थे वो प्लेस थे किसके चार्ज में, कोतवाल्स के चार्ज में। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू थानास, ईच ऑफ विच वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ दरोगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट थे वो किसके अंतर्गत आते थे, थानास में डिवाइडेड थे, और सब किसके अंदर, सब जो चार्ज थे किसके चार्ज के अंतर्गत आते थे, चार्ज ऑफ दरोगा में आते थे, ठीक है। हेरिडिटरी विलेज ऑफ पुलिसमैन बिकेम चौकीदार, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं परमानेंट पुलिस फोर्स को, ठीक है। परमानेंट पुलिस फोर्स जो स्टार्ट किया जाता है वो ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। और वो क्या करते हैं, ईच डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू थाना, जो सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं उसको थाना में डिवाइड कर देते हैं, और वो थाना जो है वो हेड किया जाता है किसके, दरोगा का। अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि थाना जो है वो किसके द्वारा हेड होता है, दरोगा के द्वारा। और हेरिडेटरी विलेज पुलिसमैन क्या बन जाता है, चौकीदार बन जाता है, और सिटीज जो है वो कोतवाल के अंदर आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है, और पहले है बाय द चार्टर एक्ट 1813 द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वाज एंडेड इन इंडिया। द चार्टर एक्ट 1833 रीस्टोर्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है यह, तो ये पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ट्रेड मोनोपोली जो है कंपनी को वो एंड कर दी जाती है एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ये आप ध्यान रखेंगे कि ट्रेड विथ टी और ट्रेड विथ चाइना, और इसको भी खत्म कर दिया जाता फाइनली 1833 में। रिस्टोर नहीं किया जाता उनकी मोनोपोली को, बिल्कुल रॉन्ग है।
इसीलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे यही पूछा है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुप्रीम कोर्ट, चार्टर एक्ट 1830, ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी वॉज एंडेड, चार्टर एक्ट 1830, इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटेन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट मैच करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी हमने जैसे देखा ट्रेड मोनोपोली जो है वो कंपनी का एंड हो जाता है 1813 में, और एक्सेप्ट क्या होता है, टी ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड होता है उसको छोड़कर। चार्टर एक्ट 1833 में इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, नहीं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो होता है ना वो इंडिया कब आती है डायरेक्ट, वो आती है 1858 में। इसके पहले होता है 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या होता है कि जो उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन होती है वो जो इंडिया होती है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1833 में नहीं होता, 1858 में होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हो जाता है हमारा रॉन्ग करेक्ट हो जाता है, थर्ड जो हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। और इनके जो 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है कोलकाता में 1774 में, उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस होते हैं। जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एम्पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1833 में कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली होता है वो एंड कर देते हैं एक्सेप्ट फॉर ट्रेड एंड द ट्रेड विद चाइना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1858 का होता है उसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो डायरेक्टली अंतर्गत आता है क्वीन के अंतर्गत, यानी क्राउन जो होती है उनके अंतर्गत आता है। और वो टाइम की जो क्वीन होती हैं वो उनका नाम होता है क्वीन विक्टोरिया, और वही बन जाते हैं सुप्रीम मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश पीरियड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन को। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस होता है, तो वो इंट्रोड्यूस होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। परमानेंट सेटलमेंट का एक्चुअली मतलब ये क्या होता है कि लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर देना, जिससे जो उनका एक रेवेन्यू है वो कंटिन्यू आता रहे, और ये स्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता था, ठीक है, सनसेट लॉ भी कहा जाता था, क्योंकि इसका एक पीरियड होता है और शाम होने से पहले इसमें लैंड रेवेन्यू चुकाना पड़ता था। और ये एग्रीमेंट होता था कंपनी और जमींदार के बीच में, फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, और जमींदार को रिकॉग्नाइज किया जाता था एज अ ऑनर ऑफ द लैंड। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टार्ट होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन द रूरल सोसाइटी इन बंगाल। तो क्या कंसिक्वेंस हुआ था परमानेंट सेटलमेंट का रूरल सोसाइटी में बंगाल में, हमें ये बताना है। द जमींदार इन्वेस्टेड कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इंप्रूव एग्रीकल्चर अलोंग द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश योमेन फार्मर्स। अ ग्रुप ऑफ रिच peasants known as जोतदार succeeded in consolidating their position in the village. The riots prospered as a result of fixed revenue levied on them. The system collectorate introduced by the company for exercising supervisory control on जमींदार failed to take off. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट के कंसिक्वेंस के रिगार्डिंग सही है। जमींदार इन्वेस्टेड कैपिटल, ऐसा तो था ही नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स हो गया था कि उनको लैंड रेवेन्यू तो मिलेगा ही, और फिक्स लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था तो क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे। इंटरप्राइज तो बिल्कुल गलत बात है। थर्ड जो रैत प्रॉस्पर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिक्स रेवेन्यू लेवी, बिल्कुल गलत बात है कि रैत प्रॉस्पर्ड हो गया था। अगर रैत प्रॉस्पर्ड ही हो जाते तो हमारी जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी वो काफ़ी अच्छी हो जाती, पर ऐसा क्या होता है डिसगाइज्ड एग्रीकल्चर का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड भी बिल्कुल फॉर्माइन वाला सिस्टम हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। द सिस्टम ऑफ कलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदार फेल्ड टू टेक ऑफ, ये भी ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो एक कंसिक्वेंसेस है। द ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतदार सक्सीडेड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन विलेजेस। जो जोतदार जो होते हैं, जो रिच पीजेंट्स का ग्रुप होता था, वो अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने में सक्सेसफुल रहे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। मेन कंसिक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, राइज ऑफ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स नोन एज जोतदार। जोतदार कौन होते हैं, रिच पीजेंट्स होते हैं, और वो सक्सीड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं अपने पोजीशंस को। जोतदार
कंट्रोल करते हैं ट्रेड और कॉमर्स को, इंक्लूडिंग मनी लेंडिंग बिजनेस एट द लोकल लेवल, और वो बिग एरिया को ओन करते थे. मेनी टाइम्स दे वुड बाय स्टेट्स ऑफ जमींदार, इट वुड बी ऑक्शन ड्यू टू फेल्यूर टू, और अगर वो फेल्योर हो जाते थे तो उनका जो ज़मीन होता था उसको ऑक्शन कर लिया जाता था. 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इज आर करेक्ट. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स इन द पीजेंट्स. बिल्कुल गलत बात है ना. अभी हमने जस्ट बोला कि ये जो है जमींदार को लैंड ओनरशिप दी जाती थी. ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स टू द जमींदार, बिल्कुल करेक्ट बात है. जमींदार हैड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट बाय अ पर्टिकुलर डेट. अगर वो पे नहीं कर, ये सनसेट लॉ था ना, तो शाम होने से पहले पर्टिकुलर डेट पे उनको पे करना होता था, नहीं तो ऑक्शन होता था उस ज़मीन की, और फिर उनके जमींदारी राइट को छीन ली जाती थी. जमींदार बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट व्हाइल द पीजेंट्स सफर्ड. और ऐसा नहीं था, जमींदार भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि उसमें कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं था, तो जो लैंड रेवेन्यू थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी. तो सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट एंड फोर्थ जो है हमारा रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट. परमानेंट सेटलमेंट्स की वजह से क्या होता है, ये उनको हेरिडेटरी राइट्स दी जाती थी और उनको सक्सेशन दे, लेकिन अगर वो पे नहीं कर पाते थे एग्जैक्ट टाइम पे तो उनसे वो छीन लिया जाता था और फिर उस लैंड का क्या होता था, ऑक्शन किया जाता था. ठीक है, और ज़मींदार जो है वो हाईली बेनिफिटेड नहीं होते थे, क्योंकि जो धीरे धीरे है वो फेमाइन को फेस करने लगी थी, रेवेन्यू जो है वो कम होने लगा था, और जैसे कि ये फिक्स्ड लैंड सिस्टम था तो ऑब्वियसली पीजेंट्स के ऊपर दबाव तो पड़ ही रहा था, साथ ही साथ जमींदार के ऊपर भी पड़ रहा था. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास हम 13th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे. थैंक यू सो मच, बाय.